हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो इस सेशन में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करने वाले हैं लूसेंट जीके से। तो ये जो लूसेंट जीके है ये 2020 एडिशन है, यानी इसमें आपको 2019 तक के डेटाज मिल जाएंगे। इसके अलावा यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लूसेंट जीके 2020 एडिशन के से पढ़ने के अलावा बस आपको करंट अफेयर से अपडेट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही शॉर्ट सब्जेक्ट है, सिर्फ 3 ही पार्ट है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर से बनते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो आइए शुरू करते हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री को कवर करेंगे लूसेंट जीके 2020 एडिशन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था 1962 में। किसने किया था? प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, इन्हीं की अध्यक्षता में स्टार्ट हुआ, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया और इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम में स्थित सेंट मैरी मैगडिलन चर्च के एक कमरे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तिरुवनंतपुरम में स्थित सेंट मैरी मैगडिलन चर्च के एक कमरे में। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट, क्या नाम था इसका? नाइक एपाश, जो कि अमेरिका निर्मित था। देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपाश को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र यानी ट्रल्स से प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जिसको आप इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो उन घटनाओं का काल है, कौन से अंतरिक्षयान आए थे इस काल में और उपलब्धियां क्या रही। 4 अक्टूबर 1957 को अंतरिक्षयान था स्पुतनिक फर्स्ट। उपलब्धियां रही, पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट। इसके बाद 3 नवंबर 1957 को कौन सा अंतरिक्षयान आया? स्पुतनिक सेकंड। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह था स्पुतनिक सेकंड। तो अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला जानवर था कुत्ता, जिसका नाम था लाइका। 18 दिसंबर 1958 को अंतरिक्षयान आया स्कोर। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था स्कोर। 4 अक्टूबर 1959 को लूना थर्ड आया। ये पहला अंतरिक्षयान था जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो कि पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। 4 अप्रैल 1961 को अंतरिक्षयान आया वोस्टॉक फर्स्ट। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा रही थी। पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया था। अंतरिक्षयान कौन सा था? वोस्टॉक फर्स्ट। इसके बाद 4 दिसंबर 1963 को आया वोस्टॉक 6। इसमें पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना टेरेश्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। कौन सा अंतरिक्षयान था? वोस्टॉक 6। इसके बाद 6 अप्रैल 1965 को इंटेलसेट, कौन सा अंतरिक्षयान? इंटेलसेट, व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह था इंटेलसेट। 16 नवंबर 1965 को अंतरिक्षयान आया वेनेरा थर्ड। ये पहला अंतरिक्षयान था जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा। कौन सा अंतरिक्षयान? वेनेरा थर्ड। 21 अक्टूबर 1978 में चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान था लूना 9। 4 नवंबर 1969 को सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र था सोयूज 4। 16 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन जो है वो चंद्रमा की धरती पर उतरे थे। पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे, उसके बाद एडविन एल्ड्रिन उतरे थे। अब और अंतरिक्षयान का नाम क्या है? अपोलो 11। इसके बाद 19 मई 1971 को मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्षयान उतरा था मार्स 2। आगे हम अंतरिक्ष केंद्र और उनकी इकाइयों को देखने वाले हैं। पहला अंतरिक्ष केंद्र है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसका शॉर्ट फॉर्म है VSSC।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रॉकेट अनुसंधान और प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों जैसे कि SLV थर्ड, ASLV, PSLV और GSLV को इसी केंद्र से विकसित किया गया है। अगला केंद्र है इसरो उपग्रह केंद्र, जो कि बेंगलुरु में है, ISAC। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं की डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। अगला केंद्र है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में, शॉर्ट फॉर्म है SAC। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल है। किसमें शामिल है? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी SAC में। अगला केंद्र है शार केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है। ये इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण और प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। अगला केंद्र है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र यानी LPSC। तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये सारे जो हैं ये द्रव प्रणोदक प्रणाली की शाखाएं हैं। ये केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों की परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। अगला केंद्र है इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क यानी ISTRAC। इस नेटवर्क का मुख्यालय और उपग्रह नियंत्रण केंद्र जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भू केंद्रक हैं। इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों और उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री, निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करती है। अगला मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ पे? हासन में, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है MCF। इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों जैसे कि उपग्रहों की कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना और कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं को पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया है। अगला इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई, जो कि तिरुवनंतपुरम में है, यानी IISU। इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। अगला भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जो कि अहमदाबाद में है, इसका शॉर्ट फॉर्म है PRL। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत ये संस्थान अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। कौन? PRL। अगला राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद यानी NRSA। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत ये एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र है बालानगर में। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूर संवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का ही अंग है। आगे हम भारतीय उपग्रह को देखने वाले हैं। भारतीय उपग्रह कौन से? आर्यभट्ट है, तो आर्यभट्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिए। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट। इसको 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। इसका वजन था 360 किलोग्राम। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे। कौन कौन से? वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग और एक्स किरण खगोलिकी प्रयोग। इस उपग्रह में संचार व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रयोग किए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्यविधि मात्र 6 महीने निर्धारित की गई थी, लेकिन इसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया आर्यभट्ट ने। तो आगे हम उपग्रहों के प्रकार को देखने वाले हैं। उपग्रह के कितने प्रकार हैं? तो परिक्रमा पथ के मापदंडों के आधार पर उपग्रहों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग में? पहला, निम्न भूकक्षीय
कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। इस प्रकार के उपग्रह सामान्यतः एक अंडाकार कक्षा में सामान्यतः 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होते हैं। दूसरा, सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह यानी सन साइक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह निकटवर्तीय ध्रुवीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए एक निश्चित ऊंचाई यानी 500 से 1000 किलोमीटर पर अपना कार्य करते हैं। जब ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरते हैं तो पृथ्वी की सतह पर एक कटी हुई फसल की जैसा सुस्थिर सौर दीप्त क्षेत्र दृश्यमान होता है। PSLV से छोड़ा गया भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह यानी IRS इसी वर्ग में था, दूसरे में। तीसरा, भूतुल्यकालिक उपग्रह यानी जियोसाइंक्रोनस सैटेलाइट। ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चूंकि पृथ्वी भी अपनी दूरी पर इतने ही समय में परिभ्रमण करती है, अतः ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। इनसेट श्रेणी के उपग्रह भी इसी वर्ग में आते हैं। चौथा है दीर्घवृत्तीय मोलनिया कक्षा यानी लॉन्ग एलिप्टिकल मोलनिया ऑर्बिट। 504 किलोमीटर से लेकर के 39,834 किलोमीटर अपभू की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाले उपग्रह इसी में आते हैं, इसी वर्ग में दीर्घवृत्तीय मोलनिया कक्षा में आते हैं। भास्कर फर्स्ट, अगला भारतीय है भास्कर फर्स्ट। प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर फर्स्ट को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्री विज्ञान और वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना था। इसने जो है 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद कर दिया। अगला भास्कर सेकंड। भास्कर फर्स्ट के संशोधित प्रतिरूप भास्कर सेकंड को भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से ही 20 नवंबर 1981 को पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया और इसका घूर्णन कक्षा तल से लंबवत रखा गया। समीर उपकरण के कारण भास्कर सेकंड द्वारा समुद्री सतह का ताप, सामुद्रिक स्थिति, बर्फ गिरने व पिघलने आदि जैसे अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया। अगला रोहिणी श्रृंखला। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है से भारतीय प्रक्षेपण यान SLV थर्ड द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV थर्ड का परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा था। इस अभियान के द्वितीय प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS फर्स्ट को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV थर्ड प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस प्रकार रोहिणी RS फर्स्ट भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। चतुर्थ प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RSD सेकंड को 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा से SLV थर्ड D2 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने SLV थर्ड को एक प्रामाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया था और भारत को छोटे प्रक्षेपण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला दिया गया। अगला प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भू स्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इस उपग्रह का उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने, घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क, डाटा संप्रेषण, दूर दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित करना, भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण की तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करना और संचार के लिए प्रयुक्त सी ब्रैंड ट्रांसपोंडर के प्रयोग आदि में प्रयोग किया गया।
एप्पल से प्राप्त तकनीकी अनुभव से इनसेट श्रृंखला के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला, विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला स्ट्रॉस। ठीक है, इस श्रृंखला का उद्देश्य 100 से 150 किलोमीटर वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था, जिन्हें संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह स्ट्रॉस फर्स्ट, स्ट्रॉस सेकेंड, स्ट्रॉस थर्ड और स्ट्रॉस फोर्थ प्रक्षेपित किया गया। स्ट्रॉस फर्स्ट और सेकेंड असफल रहा था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसेट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, भू स्थित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण और आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। ठीक है, इनसेट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है, जबकि इनसेट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन का पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। इनसेट प्रणाली के प्रथम पीढ़ी में 4 उपग्रह है। कौन कौन से? इनसेट फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और फर्स्ट डी। द्वितीय पीढ़ी में 5 उपग्रह है। इनसेट 2A, 2B, 2C, 2D और 2E। तृतीय पीढ़ी में भी 5 ही उपग्रह है। कौन कौन से? 3A, 3B, 3C, 3D और 3E। और चौथी पीढ़ी में 7 उपग्रह के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई है। चौथी पीढ़ी के उपग्रह 4A, 4C, 4B और 4CR का प्रक्षेपण हो चुका है। अगला, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली। भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली की सहायता के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS का विकास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मृदा, जल, भूजल, सागर, वन आदि का सर्वेक्षण और सतत निगरानी करना है। दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत उपग्रह में लगे इलेक्ट्रॉनिक कैमरों से पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का चित्र लेते हैं और उन चित्रों के विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करते हैं। दूर संवेदी उपग्रह के उपयोग से सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को एक निश्चित अंतराल के बाद दोहरा करके किसी स्थान विशेष पर समय अनुसार हो रहे परिवर्तनों का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। वर्तमान में IRS उपग्रह किसी विशेष स्थान पर लगभग प्रत्येक 3 सप्ताह के बाद गुजरता है। इस प्रणाली के तहत प्रक्षेपित किए गए उपग्रह हैं IRS फर्स्ट ए, IRS 1B, IRS 1E, IRS P2, IRS 1C, IRS P4, IRS P6 और कॉर्टोसेट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कॉर्टोसेट फर्स्ट देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। ठीक है, आगे मेटसेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C4 के माध्यम से देश के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मेटसेट को भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में सफलतापूर्वक स्थापित किया। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने 1000 किलोग्राम से अधिक भार के उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा यानी भूस्थैतिक कक्षा के तात्पर्य ये है कि जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी कोणीय गति से उपग्रह भी घूमेगा, जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी के एक विशेष स्थान के ऊपर स्थित नजर आएगा। ठीक है, तो भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। इससे पूर्व सभी उपग्रह केवल ध्रुवीय कक्षा में ही स्थापित किए गए हैं।
मैटसेट की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है जिसमें पृथ्वी के निकटतम बिंदु 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि अधिकतम दूरी पर स्थित 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पहला अवसर था जब भारत ने मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के लिए स्वदेशी प्रक्षेपण यान से विशेष मौसम उपग्रह प्रक्षेपित किया। इससे पूर्व मौसम संबंधी जानकारियां इनसेट श्रेणी के उपग्रहों से प्राप्त की जाती थी। आगे हम देखेंगे 2019-20 में भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह कौन कौन से थे। पहला था माइक्रोसैट आर, जो कि 24 जनवरी 2019 को भारतीय भू तुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-44 द्वारा इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट आर और स्टूडेंट सैटेलाइट कलाम सेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। ठीक है। दूसरा कार्टोसैट थर्ड, 27 नवंबर 2019 को PSLV C-47 द्वारा कार्टोसैट थर्ड और 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसके बाद रीसेट 2 BR1, 11 दिसंबर 2019 को PSLV C-48 द्वारा रीसेट 2 BR1 और 9 कमर्शियल उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। ये आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। इसके बाद जीसैट 30, 17 जनवरी 2020 को एरियन 5 VA-251 के द्वारा फ्रांस के फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू द्वीप में छोड़ा गया। जीसैट 30 एक संचार उपग्रह है। ये इनसेट 4A की जगह कार्य कर रहा है। जीसैट 30 जो है ये इनसेट 4A की जगह कार्य करेगा। इसरो के अनुसार इस उपग्रह में टेलीपोर्ट सेवा, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, DTS टेलीविज़न सेवा, मोबाइल सेवा कनेक्टिविटी बेहतर होगी। जहां अभी मोबाइल सेवा नहीं है वहां भी इसकी मदद से मोबाइल सेवा शुरू की जा सकेगी। इसकी मदद से देश में 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत हो सकेगी। इसके बाद को बैंड सिग्नल से पृथ्वी पर चल रही गतिविधियों को पकड़ा जा सकता है। इस उपग्रह में मौसम संबंधी ज़्यादा सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। आपदाओं की पूर्व सूचना एवं खोजबीन में भी मदद मिलेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन भी ज़्यादा सटीक किया जा सकेगा। आगे हम अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय को देखेंगे। 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। वे 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T2 अंतरिक्ष यान के कजाकिस्तान में बैकावूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की। उन्होंने पूछा, अंतरिक्ष में भारत कैसा दिखता है? शर्मा का उत्तर था, सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत 14वां राष्ट्र बना और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष में जाने वाला भारतीय मूल की प्रथम महिला थी कल्पना चावला। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS-107 के वातावरण में पुनः प्रवेश से कुछ देर पश्चात नष्ट हो जाने से हो गई थी। अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग नाम हैं, जैसे देश USA में एस्ट्रोनाइट्स, रूस में कॉस्मोनाइट्स और चीन में टाइकोनाइट्स कहते हैं। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट है। ये विश्व का 68वां चंद्र अभियान है, 68वां चंद्र अभियान है। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी PSLV C-11 के जरिए किया था। प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था और द्वितीय चंद्रमा अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा था। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान और चीन के बाद भारत जो है वो छठा ऐसा देश है जो कि चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ। 11 पेलोड युक्त
11 पेलोड युक्त चंद्रयान फर्स्ट से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास के एक विशाल एंटीना की स्थापना कर्नाटक में बंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर ब्यालालू में की गई। ये प्रथम अवसर था जब एक साथ 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए किसी यान के साथ भेजे गए हैं। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट है। अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लेकर गया है, जिसे मून इम्पैक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर स्थापित करेगा। अगला आगे बात करते हैं हम चंद्रयान सेकंड के बारे में। तो 22 जुलाई 2019 को भारतीय भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK3 द्वारा चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इसमें ऑर्बिट, लैंडर और रोवर यानी प्रज्ञान, लैंडर में विक्रम, रोवर यानी प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया। लैंडन विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण ये अभियान पूर्ण सफल नहीं हो सका। तो आगे हम भारत का मंगल मिशन को देखने वाले हैं। मंगल मिशन के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन, जिस मंगलयान नाम दिया गया है, ये 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। इसरो द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया है। भारत एशिया का पहला देश है जो कि मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ है। नासा, ESA और रॉसकोस्मोस के बाद इसरो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी स्पेस एजेंसी है। मंगल मिशन की कुल लागत 450 करोड़ रुपए है। मंगलयान मंगल ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर मात्र 365 किलोमीटर दूर रहेगा, जबकि सबसे दूर होने पर 8000 किलोमीटर दूर रहेगा। मंगलयान में लगे उपकरणों का उपयोग भविष्य में मौसम, जमीन, खेती और संचार उपग्रहों में किया जा सकेगा। आगे हम प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है SLV थर्ड। तो बात करते हैं SLV थर्ड यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। साधारण क्षमता वाले SLV थर्ड के विकास से भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा और 18 जुलाई 1980 को SLV थर्ड का सफल प्रायोगिक परीक्षण करके अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए स्वयं को अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बना लिया। इस क्लब के अन्य पूर्व 5 सदस्य कौन कौन से थे? रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन है। SLV थर्ड एक 4 चरणों वाला साधारण क्षमता का उपग्रह प्रक्षेपण यान था जो कि 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सका। इसका ईंधन यानी प्रणोदक ठोस था। SLV थर्ड का कुल 4 प्रायोगिक परीक्षण प्रक्षेपण किए गए हैं, जिसमें द्वितीय और चतुर्थ प्रक्षेपण पूर्णतः सफल रहा था। 17 अप्रैल 1983 को SLV थर्ड की चतुर्थ और अंतिम उड़ान द्वारा रोहिणी RSD-2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। अगला ASLV यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात SLV वास्तव में SLV थर्ड का ही संवर्धित रूप है। इसे 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग में के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। ये एक 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान था जो कि ठोस प्रणोदक ईंधन से चलने वाले SLV के स्टैंप ऑन प्रथम और द्वितीय चरण के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड ब्यूटाडाइन यानी NTPB प्रणोदक और तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लिए HEF-20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया था। ASLV के कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए, जिनमें
जिनमें से ASLV D1 जो कि 24 मार्च 87 और ASLV D2 को 13 जुलाई 88 की प्रथम दोनों प्रक्षेपण असफल सिद्ध हुए थे। अगला PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1200 किलोग्राम भार वर्ग के दूर संवेदी उपग्रह को 900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक यानी तुल्यकालिक या फिर समकालिक कह सकते हैं कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV का देश में विकास किया गया। PSLV एक 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्रणोदकों और द्वितीय व तृतीय चरण में द्रव प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन यानी STPB का ईंधन के रूप में और अमोनिया परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रव प्रणोदक के रूप में मुख्य रूप से अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्राजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है जो कि कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। PSLV की कुल 3 उड़ान कराई गई जिसमें प्रथम उड़ान असफल और दूसरा और तीसरा उड़ान पूर्णतः सफल सिद्ध हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, PSLV C3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह TES भारत का पहला सैनिक उपग्रह है जो कि देश के समुद्री इलाकों और विशेषकर चीन और पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ पर प्रभावी नजर रख सकेगा। अगला सैटेलाइट है GSLV यानी जियो स्टेशनरी और जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको जियो स्टेशनरी भी बोल सकते हैं या फिर जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला भूतुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, दूसरे चरण में द्रव प्रणोदक और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन यानी STPB का ईंधन के रूप में और अमोनियम परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव प्रणोदक के अंतर्गत मुख्य रूप से अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है जो कि कमरे में ताप पर द्रवीभूति रहता है। क्रायोजेनिक तकनीक में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन जो कि -250 डिग्री सेल्सियस और द्रव ऑक्सीजन में -183 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है। GSLV की पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान 28 मार्च 2001 को असफल रहा था। GSLV D1 ने भी प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT फर्स्ट को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित नहीं कर सका और लगभग 1,000 किलोमीटर नीचे रह गया। लेकिन GSLV D2 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-2 जिसका वजन 1800 किलोग्राम था को पृथ्वी की समानांतर कक्षा में 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित कर दिया और इसका इंडोनेशिया के बियाक और कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण प्रणाली से संपर्क हो गया। GSLV D2 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 मई 2003 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता के बाद भारत उन 5 देशों में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान और चीन। तो इन 5 देशों के एलिट ग्रुप में शामिल हो गया जो कि भूस्थैतिक प्रक्षेपण में अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। अगला क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी। क्रायोजेनिक का शाब्दिक अर्थ निम्नतापिकी है। ये ग्रीक भाषा शब्द क्रायो से बना है जो कि बर्फ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नतापिकी विज्ञान में 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। निम्न ताप अवस्था जो कि क्रायोजेनिक अवस्था है वाले इंजनों में अति निम्न ताप पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में और ऑक्सीजन का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रौद्योगिकी में इन प्रणोदकों को तरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को परम तापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे क्रायोजेनिक इंजन के नाम से इंजन कहते हैं। तो इस इंजन की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होने वाले द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन के दहन से जो ऊर्जा पैदा होती है वो ठोस इंजन आधारित इंजन से
प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक होता है। दूसरा, इसमें ईंधन के ज्वलन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ठोस ईंधन से परिचालित होने वाले इंजन की ज्वलन की दर को नियंत्रित करना कठिन होता है। तीसरा, इस प्रौद्योगिकी से युक्त इंजन में प्रेरणा की गति इकाई भार में अधिक बल पैदा होता है, जिससे यान को अधिक बल यानी थ्रस्ट मिलता है। एक नोट है, क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा एटलांस संटूर नामक रॉकेट में किया था। 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्नताप अवस्था का भारत ने सफल परीक्षण किया। 5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी इसरो ने भारी उपग्रह के प्रक्षेपण की क्रायोजेनिक तकनीक विकसित कर GSLV D5 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाला छठा देश है। भारत से पूर्व ये क्षमता अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस ने प्राप्त किया है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे चैप्टर में, जिसमें हम भारतीय परमाणु अनुसंधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन है। परमाणु अनुसंधान एवं विकास के कुछ प्रमुख केंद्रों को हम देखने वाले हैं। पहला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, ट्रॉम्बे मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र परमाणु विज्ञान और संबद्ध क्षेत्र में कार्य देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। बार्क परमाणु विद्युत कार्यक्रम और उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयां अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। इस केंद्र ने उद्योग, औषधि और कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर से किया जाता है। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकी एवं पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। इसके बाद दूसरा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR। 1971 में कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कलपक्कम में इस केंद्र की स्थापना की गई है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की। इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है, जो कि प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं हैं जो कि निम्न है। कौन कौन से विशेषताएं हैं इसकी? इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। दूसरा, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना अधिक होता है। तीसरा, इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होती है। इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि ताप रिएक्टर में जल का। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस की रैप्सोडी रिएक्टर पर आधारित है। तो तीसरा देखने से पहले हम यहाँ पे बार्क के परमाणु रिएक्टर को देखने वाले हैं। तो इसका निर्माण का वर्ष और इसका कितनी क्षमता है, कितना मेगावाट इसकी क्षमता है। अप्सरा रिएक्टर का निर्माण हुआ था 1957 में, इसकी क्षमता है 1 मेगावाट। साइरस 1960 में इसका निर्माण हुआ था, साइरस का 40 मेगावाट क्षमता है साइरस का। जर्लिना का निर्माण हुआ था 1961 में। पूर्णिमा इसका क्षमता नहीं है। पूर्णिमा फर्स्ट का निर्माण हुआ था 1972 में। पूर्णिमा सेकंड का निर्माण हुआ था 1984 में। पूर्णिमा थर्ड का निर्माण हुआ था 1990 में और ध्रुव रिएक्टर का निर्माण हुआ था 1985 में। कुछ कामनी के बारे में हम पढ़ लेते हैं।
कामिनी संक्षिप्त रूप है, ठीक है, कामिनी जो है ये संक्षिप्त रूप है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का। कामिनी ने 17 सितंबर 1997 से काम करना शुरू कर दिया है। इस रिएक्टर का महत्व तो इस बात को लेकर के है कि जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, वहीं कामिनी थोरियम 31 का उपयोग ईंधन के रूप में करेगा। स्मरणीय है कि कामिनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। कौन सा प्रथम रिएक्टर कौन सा है? कामिनी रिएक्टर। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में किया जाएगा। कामिनी जो रिएक्टर है ये प्रथम कैसे है? ये थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम है। लेकिन प्रथम हमारे विश्व का रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो अप्सरा है। कामिनी जो रिएक्टर है इसका उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में किया जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा फिंगरप्रिंटों का मिलान करना बड़ा सरल हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं अब थर्ड पे। तीसरा कौन सा है? उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र यानी CAT कैट। 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेसर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। कुछ लेसर के बारे में जानकारी ले लीजिए। एक इंपॉर्टेंट नोट है, लेसर अक्षर समूह का निर्माण लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के संक्षिप्तीकरण से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेसर एक ऐसी युक्ति है, लेसर जो है वो एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त होता है। लेसर की खोज अमेरिका की हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मेमन के द्वारा 1960 में किया गया था। 1974 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेसर का निर्माण किया है। कब? 1964 में। चौथा है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र यानी VECC। ये केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। आगे हम परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयों को देखेंगे। तो ये संस्थान के नाम है और कहाँ पे स्थित है। परमाणु पदार्थ निदेशालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। गुरु जल बोर्ड है मुंबई में। नाभिकीय ईंधन परिसर है हैदराबाद में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पे है? मुंबई में। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड है जादूगोड़ा में। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड है मुंबई में। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड कहाँ पे है? मुंबई में। अब बात करते हैं परमाणु परीक्षण के बारे में। 18 मई 1974 में पोखरण, जो कि जैसलमेर राजस्थान में है, भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। ये बम 12 किलो टन क्षमता का था। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। पहले परीक्षण ने 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। सब किलोटन यानी 1 किलोटन से कम, 1 किलोटन से कम को क्या बोलते हैं? सब किलोटन। सब किलोटन विस्फोटों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यदि भारत ने समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि यानी CTBT पर हस्ताक्षर कर भी दिए, तो इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम के बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों को जारी कर सकता है। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है। कौन कौन वैज्ञानिक है? R चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर को। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोषित यूरेनियम से लेकर के ट्रिटियम, ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। शक्ति 98 के अंतर्गत परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 को। इसकी क्या प्रक्रिया थी? 11 मई को
थर्मोन्यूक्लियर, इसकी क्षमता थी 43 किलोटन। 11 मई 1998 को जो परीक्षण हुआ था, इस प्रक्रिया विखंडन प्रक्रिया से हुई थी, इसकी क्षमता कितनी थी? 15 किलोटन था। 11 मई 1998 को जो किस प्रक्रिया से हुई थी? लो यील्ड से हुई थी, इसकी क्षमता थी उसमें 0.2 किलोटन। 13 मई 1998 को लो यील्ड प्रक्रिया से क्षमता रही 0.3 किलोटन। और 13 मई 1998 को जो लो यील्ड से प्रक्रिया हुई थी, उसमें क्षमता थी 0.5 किलोटन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंडस में किया था। कब किया था? 1945 में। कहाँ पे? व्हाइट सैंडस में। भारत के परमाणु विद्युत गृह। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला विद्युत संयंत्र है। यह अमेरिका से आयातित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में तो कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। बाद में यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई थी। वर्तमान में ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। आगे हम भारत के परमाणु विद्युत गृह को एक चार्ट के थ्रू देखने वाले हैं, जिसमें कि आपको इसकी स्थिति यानी ये कहाँ पे स्थित है, इसका निर्माण कब हुआ था और इसकी क्षमता कितना मेगावाट है, उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले कार्यरत को देखेंगे, फिर निर्माणाधीन को देखेंगे और फिर निर्माण हेतु संस्तुति की बात करेंगे। कार्यरत में तारापुर परमाणु विद्युत गृह 1 और 2, ये महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण हुआ था 1972 में। और तारापुर परमाणु विद्युत गृह 1 और 2 की क्षमता की बात करें तो 320 मेगावाट है। दूसरा राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 1, 2 व विद्युत गृह 3, ये रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे है। इसका भी निर्माण 1972 में हुआ था। और अगर इसकी क्षमता की बात करें तो 440 मेगावाट है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 1 और 2 1972 में निर्माण हुआ था और विद्युत गृह 3 जो है वो 1999 में निर्माण हुआ था। और अगर विद्युत गृह 3 की बात करें तो इसकी क्षमता 220 मेगावाट है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 1 और 2 की क्षमता 440 मेगावाट है और विद्युत गृह 3 की क्षमता 220 मेगावाट है। तीसरा मद्रास परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, ये कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1983 में और क्षमता की बात करें तो 470 मेगावाट इसकी क्षमता है। नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर जो कि उत्तर प्रदेश में है, निर्माण हुआ था 1991 में और क्षमता की बात करें तो 470 मेगावाट नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह की 1 और 2 की क्षमता है। इसके बाद काकरापार परमाणु विद्युत गृह 1 व 2 सूरत गुजरात में स्थित है। इस निर्माण हुआ था 1993 में और क्षमता 220 मेगावाट है। कैगा परमाणु विद्युत गृह 1 व 2 कर्नाटक में है, निर्माण हुआ था 1999 में और क्षमता की बात करें तो 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये तो आपका हो गया कार्यरत। अब बात करते हैं निर्माणाधीन की। निर्माणाधीन में आपका काकरापार परमाणु विद्युत गृह 3 है जो कि सूरत गुजरात में स्थित है और इसकी क्षमता की बात करें तो 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 4 रावत भाटा राजस्थान में स्थित है, 440 इसकी क्षमता है। ठीक है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह 1 व 2 कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है और 2000 इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, इसकी क्षमता जो है 2000 मेगावाट है। इसके बाद बात करते हैं निर्माणाधीन हेतु संस्तुति। तारापुर परमाणु विद्युत गृह 3 व 4 महाराष्ट्र में स्थित है और 1000 इसकी क्षमता है, 1000 मेगावाट। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 5, 6, 7 व 8 रावत भाटा राजस्थान में है और 2000 मेगावाट क्षमता है राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 5, 6, 7 और 8 का। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था और दूसरा यूएसए में स्थापित किया गया था। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, विश्व की बात हो रही है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? रूस में स्थापित किया गया था। और दूसरे नंबर पे यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया था। तो अब 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम 3rd चैप्टर पे।